लेकिन एक कंपनी थी जिसने ये काम 2016 में शुरू किया, गाइडलाइन से पहले। अब वो कहते हैं ये तो नियति वाली बात है। उन्होंने सोचा और लॉ बन गया, या लॉ बनना था और उन्होंने शुरू कर लिया। ये कहानी आज भी बड़ी मार्केट में डिस्कस करती हैं। जैसे कि उस टाइम में गवर्नमेंट गाइडलाइन न होना, और मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में गाइडलाइन न होने की वजह से शॉर्ट माइंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत आगे काम करती है। 2020 कोरोना का टाइम अगर बोलना चाहूँ तो 7 मार्च 2020 को हमने अपना प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया जो लॉन्ग टर्म के लिए हम निकले थे ना। आई थिंक आपका ये पॉइंट ना बड़ा इंस्पिरेशनल है सर। हेलो एंड वेलकम टू राहुल सुदन वैली पॉडकास्ट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की बात करूं तो उसको ना 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्री करीबन 1995-1996 से शुरू हुई हिंदुस्तान में और आज करीबन 2026 है। तो इस इंडस्ट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये पार्ट आप समझिए तो किसी एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी के भी यही 3 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट होता है जब हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ किसी को देखते हैं और हम खुशी खुशी कोई चीज़ करना शुरू कर देते हैं। जो आता है वो करते हैं इस यकीन के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। चाहे वो नई नौकरी होता है, नया रिश्ता होता है, कई बार नया अफेयर भी होता है और कई बार नया बिजनेस भी होता है। डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी वो कुछ ऐसा टाइम था जब 1995 से लेकर 2010 तक जो करते थे हमें लगता था हम ठीक ही कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर एक दूसरा फेज आया जिसको कहते हैं जब रियलिटी स्टक करी कि यार जो हम कर रहे हैं ना इसमें गलतियां भी होती हैं। कुछ लोग इस ठीक काम का गलत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो वो 2010 से 2016 का एक ऐसा पीरियड था जब सच्चाई सबको छू गई कि भाई साहब नहीं सुधरे तो ये काम तकलीफ देगा, सुधरना सबको पड़ेगा। और 2016 के बाद एक ऐसा टाइम आया जब चीज़ों को हमें समझ में आ गया कि हम ठीक क्या कर रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं, अब बेहतर कैसे करना है। जब सरकार ने ये सारी पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, रूल सब आना शुरू हो गए। मोस्टली लोगों ने जब ये सोचा कि अब हमें इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, बड़े कॉर्पोरेट्स जो थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कहते थे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में आना है, जब एक बार सरकार इसका पूरा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना देगी, तो ज़्यादातर लोगों ने 2017, 18, 19 में ये सब प्लान करना शुरू किया था। लेकिन एक कंपनी थी जिसने ये काम 2016 में शुरू किया, गाइडलाइन से पहले। अब वो कहते हैं नियत तो नियति वाली बात है। उन्होंने सोचा और लॉ बन गया, या लॉ बनना था और उन्होंने शुरू कर लिया। ये कहानी आज भी बड़ी मार्केट में डिस्कस करती हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर छगन जय सिंह राठौर के साथ, जो आज हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये कंपनी शुरू कैसी हुई और इतनी सफल कंपनी कैसी हुई। और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे विजन को लेके, मिशन को लेके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली करियर कैसे चूज करना है, एंटरप्रेन्योर को अपनी ज़िंदगी में डिसीजन कैसे लेने हैं। और आज थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे सीईओ के माइंडसेट पे। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सर। जब आपके बारे में सुना कि 2016 में कंपनी शुरू हुई है तो हमेशा क्वेश्चन था कि शायद गाइडलाइन आने के बाद शुरू की गई होगी, बट आपने तो उससे पहले ही ये जर्नी शुरू कर दी थी। सर क्या सोच थी कंपनी शुरू करने से पहले, क्या विजन था दिमाग में, क्या मन था कि क्यों शुरू करनी है और कैसे शुरू करनी है, कुछ बताइए सर उसके बारे में। एक्चुअली सर, आज के डेट में जो भी कंपनी हम देखते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई भी बिजनेस हम आइडिया के साथ में शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया मिला और उस आइडिया से हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलग कुछ था कि हम विजन के साथ में जुड़े थे। हमारा उद्देश्य या पर्पस कहते हैं वो क्लियर था कि क्या करना है। जैसे कि मेरा अनुभव इस कंपनी के पहले एक 8-9 साल का अनुभव मेरा रहा, और 2016 में इस कंपनी को हमने मार्केट में लॉन्च किया डायरेक्ट सेलिंग में। वो इसलिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये क्या ताकत वाली इंडस्ट्री है, ये मैंने जब स्टार्ट किया था एज एन करियर डायरेक्ट सेलिंग में, एक डायरेक्ट सेलर करके, एक लीडर करके, तब मुझे पता चल गया कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या पावर है। और जी जान से हम लोग करते रहे। लेकिन जैसे कि उस टाइम में गवर्नमेंट गाइडलाइन ना होना, और मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में गाइडलाइन ना होने की वजह से शॉर्ट माइंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत आके काम करती थी। लेकिन दिल से लगता था कि ये कंपनी में अगर ये होता तो कितना अच्छा होता, ये बात होती तो कितना अच्छा होता है। जैसे कि कोई कोई कंपनी में प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो कोई कंपनी में इनकम अच्छा नहीं है, या मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। कोई कंपनी में इनकम अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जाके कहीं माले पे फेंक दो। तो कहीं कहीं हमें वो लगा कि अरे ये होता तो ठीक होता। तो मन में चाहत थी सर कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि जहां पर हम डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी लेवल की, या डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये लोगों को सत्य पता चले,
ऐसा कुछ काम करना है, और वो एक उद्देश्य था मन के अंदर। दूसरा कि डायरेक्ट सेलिंग एकमेव इंडस्ट्री है इस दुनिया का जहां पर हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिट कर सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो 2016 में वही उद्देश्य था कि इस बिजनेस को लॉन्च करके आज जितने भी हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, तो मेरे उद्देश्य का पहला लक्ष्य मैंने बनाया था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड या मेरे देश में भारत में जो काम बनेगा वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसमें काम कर सकती है। पहला कि आज गवर्नमेंट है सर, या आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या ऑफिसर्स के लेवल पे भी कुछ लोग एजुकेशन आज स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कितने लेवल पर ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर सकता है। और जबकि डायरेक्ट सेलिंग को जब स्टडी किया हमने, मैंने 9 साल का मेरा अनुभव देखा, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से हम यहाँ पर यूथ के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री के सर इतनी अच्छी एक पावर है कि कोई भी चीज़ अगर आपको किसी के घर तक पहुंचाना है तो एकमेव इंडस्ट्री है जो पहुंचा सकती है। और हमने ऐसा एक लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया हमारा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हम अनएम्प्लॉयमेंट तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करते वक्त हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छा होना चाहिए। पहले हमने न्यू रखी सर आयुर्वेदा हेल्थ प्रोडक्ट में, उसमें ही हमने आयुर्वेदा के प्रोडक्ट में ऐसे कुछ प्लानिंग बनाए कि जो भी कंपनी आज मार्केट में आयुर्वेदा लेके काम करे, हम अलग उसमें क्या लाए। तो हमने फूड सप्लीमेंट्री से स्टार्ट किया, लेकिन हमारा मकसद फूड सप्लीमेंट्री नहीं था। हमारा मकसद था कि इसमें हेल्थ में जो भी चैलेंजेस रहेंगे वहाँ पर हमें लोगों को एंड रिजल्ट देना है। फिर हमने एथिकल डिवीजन भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि आयुर्वेदा मेडिसिन। आयुर्वेदा मेडिसिन में भी हमने फिर डॉक्टर टीम बना के, डॉक्टर पैनल, ये सब बना के आज प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें काम ऐसा हो रहा है कि हेल्थ में हम 100% रिजल्ट्स लोगों को दे पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ओपीडी होता है और जो पेशेंट्स को दिक्कत है उसमें जो ट्रीटमेंट चाहिए मेडिसिन के साथ में वो भी होती है। फिर धीरे धीरे जैसे हमने अचीवमेंट किया, उस अचीवमेंट के साथ में हमने अपने पंचकर्मा क्लिनिक सेंटर भी हमने लॉन्च किया। उसके बाद ये हुआ हमारा आयुर्वेदा। सेकंड, मेरे मन में एक था सर कि मेरे पिताजी किसान हैं, खेती मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, और पिछले 20-25 साल से मैं नज़दीक से देख रहा था कि जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी खेत है ना, ये खेती में हाई लेवल के केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होने की वजह से इस ज़मीन को हम मरने की कगार पर लेके जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो कुछ सालों में ये ज़मीन या हमारी जो मिट्टी है वो डेड हो सकती है। फिर एक मिशन हमने बनाया अपना उद्देश्य में एक और हमने एडिशनल बनाया कि हम किसानों तक ऐसे लेवल पर एक संवाद करेंगे, ऐसा एक टॉपिक लेके जाएंगे जो हमारा एक स्लोगन बना, सेव सॉइल सेव फार्मर। किसी भी हालत में ये मिट्टी या धरती माँ केमिकल फर्टिलाइज़र से बचनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए, उसके लिए हमने अपनी थीम बनाई कि किस तरह से हम काम करेंगे। और वो जब लेके गए तो लोगों के खेती तक, लोगों की मराठी में बोलते हैं उसे बांध, यानी कि उसकी जो खेत की एक वो ये होती है ना, जहाँ पर फार्मर खड़ा होकर अपने पूरे खेत को देखता है और अंदर एक सुकून भरता है कि कितना अच्छा फार्म दिख रहा है। तो वहाँ तक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पहुँचे और उसको जो भी मिट्टी में दिक्कतें, प्रॉब्लम है, वहाँ से काम होना चाहिए। दूसरा एक काम। तीसरा हमने रखा सर महिला सशक्तिकरण के ऊपर। और मैं आज आपको बोलना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से हमने इस कंपनी को ऑर्गेनाइज किया है या इस कंपनी को हमने मार्केट में लाया है, आज महाराष्ट्र की टॉप 1 कंपनी है जहाँ पर हमने महिला सशक्तिकरण किया है, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि सविता अवतड़े मैडम है। एक ग्रामीण लेवल से आने के बाद आज जहाँ पर सनेज कोई अगर प्रोफाइल देखे तो एक महिला को सशक्तिकरण करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम करे तो सनेज, उसके बाद कई सारे महिला वर्ग है। मैं हरदम बोलता हूँ कि हमारे टोटल जो बिजनेस काउंट है उसमें 50% महिलाएं काम कर रही है आज। तो महिला सशक्तिकरण, तो उद्देश्य एक है सर कि अनएम्प्लॉयमेंट हो यूथ के लाइफ में, महिला सशक्तिकरण हो, हेल्थ या एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक में हो, इस लेवल को, इस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और पिछले 11 साल का एक प्रूफ भी है इस बात को लेके कि किस तरीके से आपने रोज काम करते करते एक बड़ा कंसिस्टेंट सा प्रोसेस बनाया। पर सर हमारी इंडस्ट्री ना बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और बड़े नए नए चीज़ें आती जा रही हैं।
आपको क्या लगता है आने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल कैसे रहेगा? यही मॉडल पे चल जाएगा या कुछ नया लाने की ज़रूरत पड़ेगी? सर एक्चुअली यही इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करने वाली है सर। इसमें नया एडिशनल एक ही है कि इस इंडस्ट्री में काम होना चाहिए एथिक्स के साथ में सर। अगर एथिक्स के साथ, रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर आगे फॉलो करते रहे ना, तो कोई एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं सर। क्योंकि आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एथिक्स अगर बने रहे, नियमों के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है सर। एक आम आदमी को समझाना हो कि सर एथिक्स होता क्या है, तो क्या एग्जाम्पल देते होंगे उसे कि क्या, क्योंकि बड़ा सा शब्द भी है कई के लिए लोगों के लिए, तो क्या लगता है आपको एथिक्स का क्या मतलब होता है? देखो सर, एक जैसे कि हमारे देश का एक रूल्स है कि हम अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो लेफ़्ट से ही लेके जाना चाहिए, राइट से हम आ नहीं सकते, तो हमें लेफ़्ट से ही जाना चाहिए। क्योंकि एक रूल्स बना है, एक सिद्धांत बना है, सिद्धांत सबके भले के लिए बना है। तो उस भलाई के लिए अगर हमें जाना है, तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर देखेंगे सर, तो यहाँ पर हम करोड़ों लोगों के लिए निकले हैं, ना कि छोटी सोच के लिए निकले। तो इतने लोगों के लाइफ को बदलाव करने के लिए अगर काम करना है, तो वो एथिक्स, मैं बार बार एथिक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम 10 साल टिके हुए ना सर, तो नियमों और एथिक्स के साथ में ही टिके सर। भले ही टर्नओवर हमने कुछ भी किया होगा, लेकिन हमने जो एडिशनल की हमारे जीवन में, वो रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स के साथ में किए हैं। बहुत बढ़िया। वैसे आपने टर्नओवर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, तो चलिए टर्नओवर की बात तो बाद में करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर हमारा डायरेक्ट सेलर ही होता है सर, है ना? वो हमारे परिश्रमी समीकरण समझें या बिंदु समझें, पॉइंट समझें, वही होते हैं। बराबर। एक सफल और असफल डायरेक्ट सेलर के आपको क्या लगता है, क्या कारण रहते होंगे कि कोई सफल हो जाता है, कोई असफल रह जाते हैं? राहुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर, क्योंकि मेरी जो अनुभव से मैं बोलना चाहूँगा कि सफल लीडर्स की या सफल डायरेक्ट सेलर की अगर आप बात देखेंगे, तो सबसे बढ़िया बात क्या करता है, तो वो निर्णय क्षमता अच्छे रखता है सर। ओके। डिसीजन मेकिंग पावर उसकी पावरफुल होती है। दूसरा, वो जो भी डिसीजन लेता है ना सर, वो अपने लिए नहीं लेता। आने वाले मेरे साथ जो लोग हैं, यानी कि मेरी जो टीम है, वो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होने वाली है, उसके ऊपर ज़्यादा सोचता है कि इन लोगों को बेहतर क्या रहेगा। और तीसरा, जो वो सोच के आया है उसके लिए वो कंटिन्यूअसली मेहनत करता है, डेली मेहनत करता है, रोज मेहनत करता है, और सोचता ये है कि इनके जीवन में मैं क्या वैल्यू एडिट कर सकता हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। फिर वो 3 साल 5 साल न पीछे देखते हुए वो लगातार करता है। दूसरा, जो फेल होने वाला डायरेक्ट सेलर है, इसमें सबसे पहली बात होती है कि वो डिसीजन खुद के लिए लेता है। मतलब सेल्फ कुछ बेनिफिट मिल गया तो वो चॉइस हो गया कंपनी। ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सक्सेस डायरेक्ट सेलर होता है सर, वो निर्णय पहले लेता है और दूसरा अपने टीम के लिए काम करता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है और कैपेसिटी है वो जल्दी होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। ठीक होनी चाहिए। हाँ, चलिए डिसीजन ठीक है, गलत भी हो सकता है, वो एक बात है, पर लेने का जो दायरा है वो जल्दी सीमित नहीं होना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए डिसीजन। करेक्ट। सर डिसीजन पे आते हैं। अभी तो ये था डायरेक्ट सेलर के ऊपर की जो बात थी। अब एज अ कंपनी एमडी, कंपनी जो आप चलाते हैं इतनी बड़ी, अब तक का सबसे मुश्किल डिसीजन क्या रहा? मेरा सबसे बड़ा मुश्किल डिसीजन रहा सर कि जब हमने कंपनी तो लॉन्च कर दी, रूल्स रेगुलेशन जो भी बन रहे, जो भी आ रहे, ये भी पता नहीं था। जैसे जैसे हमने शुरुआत की सर, उसमें पहला कि मुझे लगता है 2018 में ही नोटबंदी हुई, बाद में वैट से जीएसटी कन्वर्ट हुए हाँ, वो 2016 हाँ ठीक है। 2019 में। तो ऐसे कुछ चेंज आए कि जहाँ पर मार्केट कंपटीशन को भी संभालना है, बिजनेस ग्रोथ भी करना है, और जो रूल्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट की कुछ चेंजेस है जो रूल्स को फॉलो भी करना है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एज एन डायरेक्टर करके, एज एन सीईओ करके, मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज बात ये रही। और उसके साथ में मैनेजमेंट है, उसके साथ में स्टाफ है, उसके साथ में सबको लेके चलना सबसे चैलेंज भरी बात है। इसमें से बहुत बातें हैं राहुल सर कि जो मैंने सोची भी नहीं थी कि यार इसमें ये भी होता है। लेकिन एक होता है, जब हम कदम रख देते हैं, हमारा सफ़र शुरुआत हो जाता है, तो धीरे धीरे जो जिम्मेदारी वाला पर्सन होता है ना सर, वो कर ही लेता है कि चलो ये मैंने जिम्मेदारी ली तो ये करना ही पड़ेगा अभी। वही मैं सोच रहा था, जैसे आपने 2016 की बात की तो पहले वैट और जीएसटी वाला एक सिंड्रोम आया,
फिर नोटबंदी हुई, फिर कोविड। आई थिंक कोविड तो आया। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने कोविड में तो सर हमारा पूरा यू टर्न हुआ एक्चुअली। अच्छा, यू टर्न मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव? नहीं, बैक की तरफ हो चुका था, ओके। लेकिन हम बहुत पॉजिटिव बने रहे, क्योंकि मैं आपको पहली ही लाइन में क्लियर किया कि 2016 में हम उद्देश्य के साथ में, बड़े उद्देश्य के साथ में हमने एंट्री की है इस इंडस्ट्री में सर, कंपनी को लॉन्च किया है। 2020 कोरोना का टाइम अगर बोलना चाहूँ तो 7 मार्च 2020 को हमने बड़ा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम निकले थे ना, तो लॉन्ग टर्म मतलब जनरेशन प्लान, तो जनरेशन में कन्वर्ट करना था हमें बाइनरी से। तो हमने 7 मार्च को इतना बड़ा इवेंट किया, करीबन 11,500-12,000 लोग वहाँ पर आए। 7 मार्च का प्रोग्राम, वह विजन, वहाँ पर हमारा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए और जनरेशन की तरफ रुख मोड़ने का हमने प्लानिंग बना ली। और 28 मार्च को पूरी दुनिया लॉकडाउन, मतलब जितने भी हमने सोचे थे उस पर पूरा हमारा यू टर्न हुआ बैक की तरफ। लेकिन थैंक्स कि हम जो रुख बदलना चाह रहे थे, जो हम मोड़ लेना चाहते लॉन्ग टर्म के लिए जनरेशन में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट या हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। तो स्पीड में, रनिंग में हम उतनी आसानी से और अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। लॉकडाउन आने की वजह से हुआ कि 4-5 महीने ऐसे मिले सर, जहाँ पर हर रिसर्च हमसे बनी और वहाँ पर ऐसी कुछ इम्प्लीमेंट हमसे हुई कि जो कभी कभी हम भी सोच नहीं सकते थे कि यार ये भी करना था हमें, लेकिन बन गया हमसे। आई थिंक आपका ये पॉइंट ना बड़ा इंस्पिरेशनल है सर। लोग ना प्रॉब्लम को देखते हैं कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। आपने शायद ये देखा कि मेरा गिलास जो है आधा भरा तो हुआ है। अगर ये प्रॉब्लम आई है कोविड की, तो आपको R&D करने का, रिसर्च करने का टाइम मिल गया। यस। और ज़्यादातर लोग इस बात को रोते रह गए कि चलो यार हमारा बिजनेस का क्या होगा, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। आई थिंक आज आपसे एक पॉइंट तो मैंने कॉपी कर ही लिया है सर। एक साथ में क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई आपको 18-20 साल 21 साल का लड़का मिलता है, वो कहता है कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में, और आजकल तो चैट जीपीटी और 5 ऑप्शन दे देता है। उससे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए तो 5 ऑप्शन और निकाल के दे देता है। करेक्ट। क्या एडवाइस करते हैं उसको, और कैसे एडवाइस करते हैं कि कैसे करियर चूज करना चाहिए और क्या डायरेक्ट सेलिंग पे डिसीजन लेना चाहिए? पहले तो मैं आज के इसमें यही बात करूंगा कि अगर वो एजुकेशन ले रहा है, वो डिग्री लेता है या आगे सोच रहा है कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, जीवन में कुछ ना कुछ एक बड़ा काम करना है, तो पहले वो करे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का मत है कि डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए है जो लोगों को कुछ नहीं जमा, तो हम डायरेक्ट सेलिंग अपना लें। लेकिन आज के युवक के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मेरे अनुभव के साथ में मैं बोलता हूँ, कि इस इंडस्ट्री में सर सबसे बड़ी बात क्या है, तो जीवन में अगर किसी से भी पूछे कि क्या चाहिए, तो वो बोलता है पैसा चाहिए, नाम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पहचान बननी चाहिए। ये इंडस्ट्री सब कुछ देती है सर, और ये सब कुछ देने के बाद भी हमसे कुछ मांगती नहीं, मांगती है तो सिर्फ एक मेहनत वाली चीज़, बाकी कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे अनुभव मैं लेके साथ में चल रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में अगर युवा इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव एंगल से देखे और एज एन करियर करके अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, तो इस देश में क्रांति बन सकती है सर, जो होनी चाहिए। पर इससे सर फिर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि यानी कि अब देखिए, अब आज की जो जनरेशन है, जिसके हमने एआई की बात करी, और फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होने जा रहा है आज की डेट में, आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में? इंटरनली क्या आप अपने ऑफिस में भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को, एआई को, बिजनेस को बेटर बनाने में, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग चलती आ रही है 20 साल से, वो वैसे ही चलेगी? नहीं सर, जो भी अभी नए टेक्नोलॉजी है, ये आए हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में हम दे सकते हैं। ये नए नए टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करना आज के लिए बहुत आसान हो चुका है। जैसे कि हम पहले जो भी बिजनेस करते थे या डायरेक्ट सेलिंग में जो भी काम करते थे, ये बहुत मुश्किल वाला काम था सर। अभी यह ऐसे पूछ ले कि मुझे दिस ये प्रोडक्ट, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो खड़ाक से बिल्कुल सामने ला के हमारे सामने रख देता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका अगर यूटिलाइज करना चाहे तो बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है सर, जो हम करते हैं सर। एक्चुअली इसका यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये माध्यम आज के डेट में बहुत बड़ी माध्यम बनी है कि हम एआई से या जो जो नई अभी टेक्नोलॉजी आई है, इसके यूटिलाइज से अपने बिजनेस को और आसान कर सकते हैं।
हमारे हर बात को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया या एआई का ये ज़माना, इस टेक्नोलॉजी को अगर यूटिलाइज करके हम अपनी बातों को, अपनी अच्छाई जो भी हमें रखनी है समाज के सामने लोगों तक पहुंचानी है, तो बेटर तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। सर बिफोर मैं आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पे आऊँ जो मुझे आपकी पर्सनल बिल्कुल ज़िंदगी के सर। बारे में पूछना है, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अभी भी इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है, जो सोच है, या लोगों को देखने का नज़रिया जिसे हम कहते हैं, वो अभी भी कन्फ्यूजन वाला है। पहले से बेटर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट और भी बेटर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सर और क्या करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री को कि जिससे जो उसकी धारणा है, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, लोगों तक पहुँच सकें? इसके लिए सर एक ही है कि जैसे कि पिछले 20-25 सालों में मैंने देखा सर, कोई भी कंपनी आई और उस कंपनी ने काम किया। उसके काम करने के तरीके, उसके जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सिस्टम है, उसके तरीके पता नहीं थे। लेकिन 2015-16 के बाद, 14 के बाद मैंने देखे जैसे रूल्स रेगुलेशन आए, तो अच्छी सोच और अच्छी उद्देश्य वाली कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। तो आज इस इंडस्ट्री को देखने का जो नज़रिया बदला है पिछले 5-10 साल में मैं देख रहा हूँ, वो बहुत पॉजिटिव बना है सर। और ये दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि अपग्रेड हो रहा है। जैसे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि एक्सपर्ट लोग, जैसे कि डॉक्टर हो, जैसे कि बड़े-बड़े ऑफिसर्स हो, जैसे कि यूथ हो, वो पॉजिटिवली अट्रैक्ट इस इंडस्ट्री से हो रहे हैं सर। और इतनी अच्छी बदलाव इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ, और इसके ग्रोथ मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ सर, आने वाले फ्यूचर में बहुत अलग लेवल पर है। बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे आपकी बिल्कुल। बात जानने के लिए। बिल्कुल सर। मोटिवेशन या डिसिप्लिन क्या इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में या अपनी अपलाइन के साथ लग के प्रोसेस को सीखना? अपलाइन के साथ में प्रोसेस को सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अपलाइन अनुभव से आया है और ये इंडस्ट्री अनुभव जानती है सर। मैं एक्चुअली अभी कुछ एक्सपर्ट ट्रेनर देखता हूँ, एक्सपर्ट लोगों को देखता हूँ, आने के बाद अपने कौशल्य को, अपने अलग अलग नॉलेज लगा के वो टीम ग्रोथ करना चाहता है। लेकिन जो अनुभव लेके लोग जुड़े हैं ना, तो उनकी टीम में वो सिस्टम के साथ में वो ग्रोथ मिल रही है। टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन बेटर टूल क्या है? कम्युनिकेशन ये परफेक्ट हो तो बेटर है सर। डायरेक्ट सेलिंग या ई कॉमर्स बेटर बिजनेस मॉडल कंपनी के लिए क्या होगा? डायरेक्ट सर, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है सर। बहुत बढ़िया सर। यस। अब कुछ आप बड़े सारे लोगों के खुद मेंटर हैं, आप बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं, आप उनको गाइड करते हैं। मैंने आपके कई सेशन देखे जिसमें कॉलेज के बच्चों पे जाते हैं और आप उनको सिखाते हैं। और एक तो आपका रियल लाइफ ट्रेनिंग जो आप खेतों में जाके करते हैं, वो तो बहुत ही मज़ेदार रील्स हैं आपकी और उसके आपके वीडियोज़ हैं। मैं एक रील देख रहा था जिसमें आपने तो कोट पैंट पहना हुआ था और आप एक खेत में थे, शायद धान का खेत था वो, और 4 किसानों के साथ आप लगे हुए थे, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बट इतने सारे लोगों को आप सिखाते हैं, आपके गुरु कौन रहे सर? आप किसको मेंटर मानते हैं लाइफ में? मेरे जीवन के सबसे बड़े अगर गुरु गुरु कोई है मेरे जीवन में, तो मेरे फादर सर। मेरे पिताजी को मैंने देखा है बिजनेस में, वो पहले से ही थे, लेकिन छोटा बड़ा बिजनेस था। मुझे न्यू मिली बिजनेस की, वहाँ से ही मिली। और मेरे पिताजी को मैंने नज़दीक से देखा कि वो हर वक्त जो भी सिचुएशन आए उसमें पॉजिटिव रहते थे। जो भी आएगा बेटर आएगा तो कुछ करेंगे। तो इस बिज़नेस में जैसे आपने बोला कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग हैं, हेल्थ में हम लोग हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार करते हैं, ब्लेज़र, टाई, कोट, और फिर अभी एग्रीकल्चर में। तो एक्चुअली एग्रीकल्चर में या हेल्थ में जहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं सर, यहाँ पर एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन ये मेरा अंदर का एक ये बना है, जज्बा बना है कि मैं एंड यूज़र को सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आज तक जो नाम मिला ना सर, वो नाम यही मिला कि ठीक है, कुछ लोग होते हैं उन्हें ये सब कुछ हासिल होता है और एंड वाला उसे कुछ नहीं मिलता है, वो दुखी रहता है। सीखने के लिए बेटर क्या है, बुक्स या पॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट। आज अगर देखेंगे ना सर, तो एग्रीकल्चर में मैं आपको वो सवाल फिर से एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोगों के खेती तक जाके मैंने इस मीटिंग में एक सवाल किया सभी फार्मर से कि आप कितने साल हो गए फार्मिंग कर रहे हैं। तो सबने बोला सर, कोई बोल रहे 8 साल से कर रहा हूँ, कोई बोल रहे कि 10 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ। मैंने बोला आप 10 साल से खेती कैसे करते हैं?
तो बोले कि सर ये फर्टिलाइज़र होता है, हम ये यूज़ करते हैं, ये बीज होते हैं हम बोते हैं, ये हमारी फसल के लिए ये हम करते हैं। तो उन्होंने बोला इनके ओनर आपके खेती तक कितने बार आए? तो बोले अरे कोई ज़रूरत ही नहीं, वो क्यों आएंगे? मैंने बोला पहले हम व्यक्ति है जो आपकी खेती में करीबन 5 साल से यूज हो रहा है और डायरेक्ट आपके खेती तक हम आके आज खड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो बनाए वो राइट है कि नहीं, हमारा जो एंड यूज़र है वो सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। तो उस दिन सर करीबन 300 लोग थे फार्मर। 300 लोगों में करीबन 170 से ऊपर लोग ऐसे थे जो माइक मांग रहे थे या वो कुछ लेके आए थे। सर ये जैसे हमारे तरफ पेरू बोलते हैं, या कोई फ्लावर लेके आ रहा है, कोई मिर्ची लेके आता है, अलग अलग क्रॉप्स लेके आ रहे हैं कि सर हमने ये केमिकल फर्टिलाइज़र फ्री में सनेज की प्रोडक्ट में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट की है। तो वो आने के बाद मुझे पता चला कि जो हम कर रहे हैं ये आज देश के लिए, समाज के लिए और ये खेती के लिए जो हम मिशन लेके चल रहे हैं, सेव सॉइल सेव फार्मर, इसके लिए बहुत अच्छा काम बन रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में सर एक ही है कि हम देश के प्रति अगर जागरूक है तो इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं सर। दोस्तों, आई थिंक ये जो लास्ट स्टेटमेंट छगन सर ने बोला कि देश के प्रति अगर जागरूक हैं तो हम सब काम अच्छी नीयत और नियति से कर सकते हैं। और आई थिंक ये बात तय है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत क्लैरिटी है इस बिजनेस मॉडल में। हाँ, कुछ प्रोसेसेस के इंटरनल अप्रूव होने की ज़रूरत है, उनको बेटर होने की ज़रूरत है, बट आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री एक बहुत स्वर्णिम दौर से गुजर रही है और बेटर दौर से गुजर सकती भी है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के एंड करने से पहले मैं 2 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक, आज मैंने बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से आप एक कंपनी को स्केल कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलर को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। एक दूसरा सेशन हम सर के साथ करेंगे पूना ऑफिस में उनके साथ, जहाँ पे हम Yes. उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ये समझने के लिए कि एक सीईओ इंसान, एक मैनेजिंग डायरेक्टर की जो सोच होती है वो क्या होती है, किस तरीके से वो एक फंड रेजिंग करता है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट की R&D करता है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रेनिंग होती है, मोटिवेशन होता है, किस तरीके से अकाउंट्स का सिस्टम चलता है, वो भी स्टडी करेंगे सर के साथ। Yes, yes. उससे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आई बिलीव आप भी इस चैनल के साथ बने रहिए तो यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू स्केल अ बिजनेस। एक्चुअली दैट्स फॉर मोर इम्पोर्टेंट नाउ। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम ज़रूर पूछना चाहेंगे छगन सर से कि हमारे जो व्यूअर्स हैं सर, जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन डायरेक्ट सेलर्स को, उन लोगों को, कि ताकि वो ज़िंदगी में सफल हो सकें, एक मैसेज जो उनकी सफलता का रास्ता बता सके। इनके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो भी निर्णय वो ले इस इंडस्ट्री में वो सोच समझ कर ले, क्योंकि आज जो बदलाव हुए सर डिसीजन से, एक निर्णय से हुए, तो वो निर्णय एक सोच समझ कर हो, क्योंकि आज तक जो भी गलत हुई इस इंडस्ट्री में वो निर्णय की वजह से ही हुए, क्योंकि गलत कंपनी का चुनाव हो, डायरेक्ट सेलर का या मैनेजमेंट का भी कोई निर्णय ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर गलती से एक निर्णय वो ले लेते हैं और वहाँ से वो फिनिश हो जाता है। बड़े बड़े अंपायर को भी हमने गिरते हुए देखा है। इसलिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि डिसीजन मेकिंग ये प्रॉपर होना चाहिए। ग्रेट सर। दोस्तों, आज मैंने 3 चीज़ें सीखी छगन सर से। पहली चीज़ सीखी एथिक्स, दूसरी चीज़ सीखी डिसीजन मेकिंग और तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो डिसिप्लिन है। आई थिंक ये जो 3 शब्द हैं इस पूरे पॉडकास्ट का बेस हैं कि आप इन 3 चीज़ों पे काम करें तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच छगन सर इस शो पे आने के लिए। थैंक यू तो बाय द टाइम वी मीट नेक्स्ट इन पूना, तब तक के लिए थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू।